हूँ शाहिद अफराज खान और इस प्रोग्राम में हमेशा ये कोशिश रहती है कि अहम मौज़ूआत पर बात की जाए और हमारे शख्सियात की आरा आप तक पहुँचाई जाए। हमारे साथ इस प्रोग्राम में हमेशा मौजूद रहते हैं डॉक्टर ज़फ़र हुसैन, मुमताज़ तज़िया निगार हैं, माहिर हैं आलमी और इलाक़ाई अमूर के और एक मरतबा फिर डॉक्टर ज़फ़र साहब बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया शायद साहब। आज डॉक्टर साहब एक अहम मौज़ू पर हम बात करेंगे। इस वक़्त अगर बात की जाए पाकिस्तान में जो नौजवानों की आबादी का बड़ा हिस्सा है वो नौजवानों पर मुश्तमिल है और 60% से ज़ायद आबादी जो है वो 35 साल या इससे ज़ायद उम्र के जो नौजवान हैं उन पर मुश्तमिल है, बल्कि 30 साल से ऊपर आप कह लें। ऐसे में जो एक चीज़ देखने में आती है वो हसूल तालीम के बाद जो है रोज़गार हासिल करना और रोज़गार की जानिब बढ़ना। और हर नौजवान की ज़ाहिर है ख़्वाहिश है उसके वालिदैन की भी कि अच्छी तालीम के बाद मुलाज़मत का हुसूल जो है वो यकीनी हो। इसी हवाले से एक कड़ी अभी बीजिंग में स्टूडेंट और प्रोफ़ेशनल फ़ोरम का इनेकाद किया गया। आप भी उसमें मौजूद रहे। तो सबसे पहले तो इस फ़ोरम की अहमियत से मुतल्लिक बताइएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं और आपसे जानेंगे कि इस वक़्त क्या ऐसे मौक़े हैं जहाँ पर नौजवानों के लिए बेशुमार इम्कानात मौजूद हैं, चाहे वो मुल्की सतह पर हों या फिर आलमी सतह पर। लेकिन सबसे पहले ये जो स्टूडेंट एंड प्रोफ़ेशनल फ़ोरम, ये क्या सरगर्मी है? जी, बहुत शुक्रिया शायद अफ़राज़ ख़ान साहब, आपने मदऊ किया हमेशा की तरह और आपके साथ नशिस्त हमेशा अच्छी रहती है। जहाँ तक आपने बात की फ़ोरम की, तो ये फ़ोरम इंतहाई अहमियत का हामिल है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि जब से सीपैक स्टार्ट हुआ, चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर, तो उसने धड़ाधड़ जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, उनको अपनी तरफ मुतवज्जो किया क्योंकि वहाँ मुलाज़मत के बहुत ज़्यादा मौक़े फ़राहम होना शुरू हो गए थे और उन लोगों को एडवांटेजेस थे जिनको चाइनीज़ लैंग्वेज आती थी या वो चाइना से पढ़े हुए थे, तो वो चाइनीज़ कल्चर की उन्हें नो हाउ थी। इसकी देखा-देखी पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने चाइना का रुख किया। एक उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये थी। दूसरी ये थी कि चाइना ने बहुत बड़ी तादाद में स्कॉलरशिप्स पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को देना शुरू कर दी और पाकिस्तान 2019 में दूसरा बड़ा मुल्क था जो स्कॉलरशिप से मुस्तफ़ीद हो रहा था। पहला गालबन थाईलैंड था और सेकंड पाकिस्तान था, जिसमें मोर देन 28,000 स्टूडेंट्स जो थे वो चाइना आए और मुख्तलिफ जो शोबे हैं उनमें उन्होंने तालीम हासिल की, वो चाहे लैंग्वेज के हों, चाहे आपकी प्रोफेशनल डिग्री हो। तो 28,000 स्टूडेंट्स थे कोविड से पहले। उसके जी, बाद वहाँ जब गवर्नमेंट थी, जो करंटली प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं, वो उस वक़्त सीएम पंजाब थे, तो उन्होंने भी क्या किया कि पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स थे, ख़ास तौर पे जो पंजाब के थे, उनको चाइना में भेजना शुरू कर दिया, चाइनीज़ लैंग्वेज सीखने के लिए, जिसको सपोर्ट कर रहे थे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब सपोर्ट उसको कर रही थी। तो जो तादाद है वो 28,000 से बढ़कर 30,000 से भी ज़्यादा हो गई थी। बीच में फिर कोविड का फ़ेज़ आया जिसमें आपको पता है पूरी दुनिया में लॉकडाउन था और लोग आ जा नहीं रहे थे और जो यहाँ पर थे और वापस गए छुट्टियाँ गुज़ारने के लिए वो स्टक हो गए। तो ऑनलाइन एक सिलसिला शुरू हो गया। एक नई दुनिया आ गई ऑनलाइन का जिसने कांसेप्ट दिया। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए क्योंकि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स पहले तो बहुत कम थे 2012 से पहले, तो कोई ऐसा फ़ोरम नहीं था जिस पे तमाम जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं उनको इकट्ठा किया जाए। जो मसाइल हैं उनका हल निकाला जाए और जो उनको आपको पता है कि एम्बेसी से चाहे डॉक्यूमेंटेशन में मसले हैं, चाहे उन्हें कहीं और मसले हैं जिनमें एम्बेसी की उन्हें सपोर्ट्स चाहिए, तो ऐसे में जी, उन्हें चाहिए था कि एक ऐसा फ़ोरम जिसमें वो एक जगह पर अपनी आवाज़ उठाएँ और तमाम मसलों का हल हो। तो मुख्तलिफ़ जो एजुकेशन कोलैबोरेशन कर रहे हैं, चाइनीज़ इंस्टीट्यूट और पाकिस्तानी, उन्होंने मिलकर विद सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान एम्बेसी वहाँ पर एक फ़ोरम का इनेकाद किया जिसमें ना सिर्फ़ स्टूडेंट्स आए और वो स्टूडेंट्स ना सिर्फ़ बीजिंग से थे बल्कि वुहान, शियान और चीन के मुख्तलिफ़ शहरों से थे। वो आए और उन्होंने अपने मसाइल बताए और बहुत खुश हुए कि ये फ़ोरम हुआ है और हर साल ऐसा फ़ोरम होना चाहिए। इसी तरह जो पाकिस्तानी एम्बेसी के लोग हैं, उन्होंने
उनको बताया कि इन मसलों के हल के लिए क्या करना चाहिए, कौन से नंबर हैं, अगर आपको राब्ता इमरजेंसी करना है, तो किसी का आपके पास नंबर नहीं है, तो उन्होंने क्लियरली बताया कि वेबसाइट पर हर जो एम्बेसी के अंदर डिपार्टमेंट है, उसका नंबर लिखा हुआ है। अगर आपको पासपोर्ट का इश्यू है, पासपोर्ट का नंबर लिखा हुआ है, आप कहीं स्टक हो गए हैं, तो कम्युनिटी एंड वेलफेयर के जो ऑफिसर्स हैं, उनसे राब्ता कर सकते हैं। तो ये एक जी, आगाही थी, बेसिक आगाही जिसकी बहुत कमी थी। तो इस फोरम से ना सिर्फ प्रोफेशनल्स बल्कि स्टूडेंट्स ये तमाम इकट्ठे हो गए हैं और पाकिस्तान को इसका फ़ायदा ये होगा कि उन्हें एग्ज़ैक्ट पता चलेगा कि उनकी जो कम्युनिटी है कहाँ-कहाँ बेस्ड है और किन-किन मसाइल का पाकिस्तान को सामना करना पड़ता है, जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इधर आते हैं, चाहे वो कल्चर के हों, एजुकेशन के हों या और छोटे-मोटे और मसाइल होते हैं। तो उसके हल के लिए ये एक फ़ोरम बनाया गया है जो कि यकीनी तौर पर कह सकते हैं कि बाहमी ताउन के जो मौक़े हैं उनकी तलाश के लिए भी इसको एक अहम संग मील करार दिया गया। सही। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि क्योंकि आप जो तदरीसी अमूर है, इन पर भी गहरी निगाह रखते हैं, बिलख़ुसूस अगर चीन और पाकिस्तान के दरमियान तालीमी शोबे में ताउन की बात की जाए, तो इस हवाले से हमेशा आप फ़ाल रहे हैं। एक चीज़ डॉक्टर साहब पूछना चाह रहा था कि इस वक़्त अगर हम चीन और पाकिस्तान का जो निज़ाम तालीम है, अगर इसका एक मुख़्तसरन हम जायज़ा लें, तो क्या आपको ये महसूस नहीं होता कि अब भी हमारे पास जो तदरीसी मज़ामीन हैं, वो क़दरे रवायती हैं? और चीन में देखा जाए तो इस वक़्त जो निज़ाम तालीम है, इसमें मुसलसल नए मज़ामीन शामिल किए जा रहे हैं और ये कहा जाता है कि जिसका बुनियादी मकसद है, जो अहद हाज़िर के चैलेंजेज़ हैं या फिर जो ज़रूरियात हैं, उनको पूरा किया जाए। ऐसे में इस फ़ोरम का इनेकाद भी हुआ जिसमें ज़ाहिर है प्रोफ़ेशनल हज़रात भी तशरीफ़ लाए और जो चीन के मुमताज़ यहाँ पर आलमी कंपनियाँ फ़ाल हैं यहाँ पर चीन में, उससे भी वाबस्ता रहे। तो ज़ाहिर है हमें देखने वालों में नौजवान भी शामिल हैं और अगर पाकिस्तान के नौजवानों को आप बताना चाहें कि क्या ऐसे शोबाजात हैं जिन पर आज तवज्जो देने की ज़रूरत है, जहाँ उनका मुस्तकबिल भी महफूज़ हो सकता है, मुलाज़मत का हुसूल भी मुमकिन है और सबसे बढ़कर ज़ाहिर है जो पाकिस्तान के इस वक़्त जो अफ़रादी वसाइल की तरक्की है, उस एतबार से भी? जी, शायद साहब बहुत अच्छा और बहुत वैलिड क्वेश्चन आपने किया। अ, असल में मसला ये था कि जब पाकिस्तानी स्टूडेंट्स चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से पहले इधर आ रहे थे, तो वो मोस्टली थे मेडिकल के स्टूडेंट। मेडिकल के स्टूडेंट्स वो थे जिनको पाकिस्तान में एडमिशन नहीं मिलता था और अगर प्राइवेट उन्हें एडमिशन मिलता था, तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी। जबकि चाइना एशिया में सबसे सस्ता मुल्क था, जो पूरी दुनिया के जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, वो इधर आते थे, सस्ते में तालीम हासिल करते थे और इंटरनेशनल डिग्री का एक ठप्पा भी यहाँ पे लग जाता था। मेडिकल के स्टूडेंट्स की आप इस बात से अंदाज़ा लगाएँ कि 2019 में अगर हमारे 28,000 स्टूडेंट्स थे, तो 28,000 में मोर देन 80% एमबीबीएस करने के लिए आ रहे थे और उनमें ज़्यादातर सेल्फ के थे। तो मेडिकल का एक ऐसा शोबा था जिसने अट्रैक्ट किया। चाइना जो है इसकी मेडिकल को उन्होंने 2 शोबों में कन्वर्ट किया या उसे कहें कि 2 शोबों में तक़सीम किया हुआ है। एक है ट्रेडिशनल मेडिसिन, ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन टीसीएम और दूसरा है जो आपको पता है कि हमारे एमबीबीएस करते हैं वो है। तो दोनों में ही पाकिस्तानी स्टूडेंट्स आना शुरू हो गए थे। ख़ास तौर पर कोविड के बाद तो अब जो टीसीएम है, टीसीएम में चाइना के जो चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेज़ और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ ने कराची यूनिवर्सिटी के साथ आई एग्ज़ैक्टली नो उनके साथ उन्होंने ताउन किया। इसी तरह ये बहुत से जो शोबे हैं टीसीएम में उनके पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों के साथ उनकी कोलैबोरेशंस हैं। उसकी वजह ये है कि चीनियों का ये मानना है कि पाकिस्तान में तकरीबन 3500 के करीब जड़ी-बूटियाँ हैं, जो पाकिस्तान पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करता है और उनमें काफ़ी ज़्यादा मिकदार में चाइना में भी आ रही हैं। यही वजह है कि आप देखेंगे कि अभी प्राइम मिनिस्टर और हाई लेवल डिफरेंट विज़िट्स जो हैं एक्सपेक्टेड हैं इस साल चाइना में, उनमें एक जो प्रोटोकॉल साइन होने जा रहा है, उसमें यही है कि टीसीएम जो है, टीसीएम यानी ट्रेडिशनल जो मेडिसिन्स हैं, उनके जो एक्सचेंजेस हैं, उस पर अगर दोनों ममालिक से कोई चीज़ आती है, तो वो ड्यूटी फ्री हो, ज़ीरो ड्यूटी हो, उस पर कोई टैक्स ना हो। इससे एक बूस्ट मिलेगा और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा तादाद में इधर आएँगे। आपका जो सवाल है वो बहुत वैलिड क्वेश्चन है कि किन शोबों पर तवज्जो देनी चाहिए।
ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم اسٹارٹ کرتے ہیں کہ ہم چائنیز لینگویج سیکھیں گے۔ ہم چائنیز لینگویج سیکھتے ہیں اور جو ہماری ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، چاہے HSK 4 ہو، HSK 5 ہو، اس کو ہم کلیئر کرتے ہیں اور پھر ہم سوئچ کر دیتے ہیں۔ ہمارا جو پلاننگ میں خودکان ہے، اس پہ کافی زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ مطلب پریکٹیکلی کہ ہم لانگ ٹرم پلاننگ جو ہے وہ کرتے نہیں ہیں۔ تو لانگ ٹرم پلاننگ کے لیے آپ نے سوچنا ہے، اگر چائنیز سیکھنی ہے تو آپ ایز اے ٹرانسلیٹر ہی کام کریں، اور وہ پلان ہونا چاہیے آپ کا 5 سال کا، 7 سال کا۔ اسی طرح کسی اور شعبے میں آئیں گے، سائنسز میں آئیں گے، تو وہ بھی آپ کا لانگ ٹرم پلان ہونا چاہیے، جبکہ ہمارے یہاں اس کی بہت زیادہ کمی ہے اور ہم سوئچ کر دیتے ہیں۔ تو اس شعبے میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ باقی کسی بھی آپ شعبے کا انتخاب کریں، بس محنت سے اس کی طرف بڑھتے رہیں، اور اس میں بہتری تو آنے کی ہمیشہ سے ہی گنجائش رہتی ہے اور بہتری آتی بھی ہے۔ خاص طور پر چین کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ نے یہ سوچا ہے کہ چین آنا ہے اور چائنا میں ہی اسٹے کرنا ہے، تو پھر آئی ٹی از دا بیسٹ، کیونکہ آئی ٹی فیوچر ہے۔ آئی ٹی ایک بہت وسیع شعبہ ہے، اس میں ڈفرینٹ آ جاتے ہیں، اے آئی آ جاتا ہے، انٹرنیٹ آف تھنگس آ جاتی ہیں، روبوٹکس آ جاتا ہے، اور بہت سے ایسے اس کے شعبے ہیں۔ اگر اس میں کریں تو اس میں سیلریز بھی ادھر بہت زیادہ ہیں، اس کا فیوچر بھی ہے، اور چائنا بھی جو فوکس کر رہا ہے وہ انوویشن پر کر رہا ہے، نیو پروڈکٹیو فورسز کی طرف ان کا بہت زیادہ ہے۔ چائنا نے، آپ کو یاد ہے کہ 2000 جو 23-22 ہے، ان 2 سالوں میں اسپیس میں بہت زیادہ ترقی کی ہے، اور 2022 میں پاکستان کے جو بیچ ہیں وہ بھی اس اسپیس پر چائنا لے کے گیا تھا، جو 2023 کے شروع میں واپس آئے تھے۔ اور یہ TCM کے وہ بیچ تھے جو کہ انہوں نے کہا تھا کہ موسمیاتی تبدیلی کے پیش نظر پاکستان چونکہ سب سے بڑا افیکٹیز ہے، تو وہ چاہتے تھے کہ وہ ماحول دوست ایسے بیچ ہوں جو ان میں سخت ہو، کہ ہر موسم میں وہ برداشت کر سکیں اور کراپ دینے کی سخت ہو۔ تو TCM کے شعبے میں اور خاص طور پر آئی ٹی کے شعبے میں آئی ٹی فیوچر ہے، اور پاکستان نے ابھی موسٹ پرابلی $3 بلین کمائے ہیں ریسنٹلی، جو پاکستان کی میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا، $3 بلین آئی ٹی سے کمائے۔ آئی ٹی میں زیرو ٹیکس ہے، گورنمنٹ بھی اس کو سپورٹ کر رہی ہے، اور چائنا اور باقی ممالک میں اس کی بہت زیادہ مانگ ہے، کیونکہ چائنا کی آبادی جو ہے وہ بہت تیزی سے سکڑ رہی ہے۔ 1.4 بلین ہیں، جن میں زیادہ تر پاپولیشن پاکستان سے زیادہ کہا جا رہا ہے کہ مور دین 400 ملینس جو ہیں 2030 تک، وہ بوڑھوں کی تعداد ہو جائے گی۔ ینگ جو لوگ ہیں ان کی تعداد میں بہت تیزی سے کمی آ رہی ہے۔ تو آئی ٹی میں آپ جا سکتے ہیں، اور اگر آئی ٹی میں آپ نہیں جانا چاہتے اور آپ لائک میٹرک، FA یا FSC کے بعد ہی اپنا کیریئر شروع کرنا چاہتے ہیں، تو بیسیکلی میں یہ کہوں گا کہ پھر آپ ٹیکنیکلی ایجوکیشن میں آ جائیں۔ کوئی اسکل ہونی چاہیے، اسکل کسی بھی بندے میں ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلا جائے وہ کامیاب رہے گا۔ اور کوئی اسکل سیکھیں، وہ چاہے آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہو، چاہے کوئی اور اسکل ہو، ویکیشنل کورسز ہوں، اس کی بہت زیادہ مانگ ہے۔ اور تیسری لینگویج ہے۔ تو یہ 3 شعبے ایسے ہیں کہ اگر چائنا میں آپ نے فیوچر کے بارے میں سوچنا ہے تو یہ تینوں ایک دوسرے سے منسلک ہیں، اور آپ کو اس پہ فوکس کرنا ہوگا۔ صحیح ڈاکٹر صاحب، آخر میں چونکہ ابھی آپ نے بات چیت میں بڑا زبردست ایک لفظ استعمال کیا کہ جو ہماری فنی تربیت ہے، جو فنی اور پیشہ ورانہ تعلیم ہے، اس کی جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس وقت ظاہر ہے ہم چین میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ چین میں ہمیں ہر شعبے کے متعلقہ ماہرین ملتے ہیں، اور پاکستان کے تناظر میں دیکھا جائے تو شاید آپ اس سے اتفاق کریں گے کہ یہ جو روایتی جو فنی اور پیشہ ورانہ تعلیم ہے، ٹیکنیکل ایجوکیشن کو شاید یہاں تک محدود کر دیا گیا ہے کہ اگر آپ کو کہیں داخلہ نہیں ملتا کالج میں تو آپ اس تعلیم کی جانب جائیں گے، اور ایسے بچے جن کا ظاہر رجحان بھی ہوتا ہے تکنیکی تعلیم کی جانب یا فنی تعلیم کی جانب، ان کی شاید اتنی حوصلہ افزائی جو ہے وہ نہیں کی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس جو بیرون ملک ہمارے جاتے ہیں لیبر فورس، وہ اکثر ان میں سے اکثریت ان میں سے ہے جو وہ ہنرمند نہیں ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شاید انہیں باہر کے ممالک میں جو ملازمت وغیرہ کرنا پڑتی ہے وہ معمول کی ملازمت کرنا پڑتی ہے۔ تو چونکہ آپ ماہر تعلیم بھی ہے تو آپ سے ضرور یہ میسج دے دینا چاہ رہا تھا کہ
जो हमारी तकनीकी, फ़नी या पेशा वाराना तालीम है, इस जानिब भी तवज्जो दी जाए, अगरचे इदारे भी पाकिस्तान में फ़ाल हैं, ताकि हम अगर बैरूनी दुनिया में हमारे जाए लेबर फ़ोर्स, तो वो हुनरमंद और तकनीकी वसाइल से माला-माल। जी, बिल्कुल आपने बजा फ़रमाया। चाइनीज़ की मैं मिसाल दूँगा कि चाइना ने जब शुरू में पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया, तो इनिशियली प्लान 62 बिलियन का था सी पैक का। जब चाइनीज़ कंपनीज़ पाकिस्तान में गई तो उन्हें टेक्निकल स्टाफ़ ही नहीं मिलता था, ढूँढने से भी नहीं मिलता था। और यहाँ बड़े एक बात की जाती थी कि अगर हम किसी इंजीनियर को कहते हैं कि ये पेच लगा दो, तो वो कहते हैं ये पेच लगाना मेरा काम नहीं है, अपने स्टाफ़ को बुलाते थे। तो इस तरह टेक्निकली जो लोग हैं, स्किल वर्कर हैं, जो तालीम और तरबियत है, उसमें बहुत ज़्यादा कमी है और उसमें हमें काम करने की ज़रूरत है। हमारे पास दुनिया में कहीं भी जो लोग जाते हैं, ज़्यादातर रेस्टोरेंट पे चले जाते हैं, ड्राइविंग उन्होंने सीखी होती है और ये 2 शोबे उन्होंने पकड़े हुए हैं। अगर ये स्किल थोड़ी-सी बेहतर करें, तो उससे ना सिर्फ़ उनका अपना फ़ायदा होगा, बल्कि पाकिस्तान का भी फ़ायदा होगा क्योंकि वो ज़्यादा पैसे पाकिस्तान में भेजेंगे और ज़र-ए-मुबादला के जो ज़खायर हैं, वो बहुत ज़्यादा वसीअ होंगे और पाकिस्तान को जो अभी डेफ़िसिट है और डॉलर इन्फ्लेशन का इश्यूज़ है, वो तमाम मसले हल होंगे। उसके लिए गवर्नमेंट तो कर रही है, लेकिन इनफ़रादी तौर पर हर बंदे को खुद चाहिए, अगर वो चाहता है कि वो खुद तरक्की करे, तो उसके लिए उसे कोई ना कोई तालीम सीखनी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हर साल चाइना में तकरीबन 12 से 13 मिलियन ग्रेजुएट्स होते हैं हर साल और जो जॉब्स क्रिएट होती हैं वो भी अप्रोक्सिमेटली उनकी इक्वल होती हैं, 13 मिलियन के करीब ही जॉब्स होती हैं। लेकिन जी, अगर उनमें देखा जाए तो तकरीबन हाफ़ के करीब जो होते हैं या उससे थोड़े से कम कह सकते हैं, वो होते हैं जिन्होंने वोकेशनल ट्रेनिंग सीखी होती है और उनकी बहुत ज़्यादा माँग है। यही वजह है कि पूरी दुनिया से जो बड़ी-बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं लाइक आईफ़ोन हो गया, सैमसंग हो गया और भी बहुत सी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं, वो इधर हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वो जो लेबर है, ये स्किल्ड लेबर है और मज़ीद उसको ये इम्प्रूव करते हैं। हमारे यहाँ ये रुझान ही नहीं है, हमारे यहाँ जो बच्चा थोड़ा-सा कमज़ोर होता है, उसको या तो जी, मदरसे में डाल दिया जाता है या इस तालीम में डाल दिया जाता है। जबकि ये बिल्कुल ध्यान नहीं है कि आपने लैंग्वेज पे फ़ोकस करना है या वोकेशनल ट्रेनिंग पर करना है। चाइना इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। चाइना ने अभी बहुत से पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके साथ कोलैबोरेशन भी किया है। लैंग्वेज के हवाले से इनके पहले तो सिर्फ़ नमल में कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट था। वो ना सिर्फ़ लैंग्वेज सिखाता था बल्कि स्कॉलरशिप भी देता था कि वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स उसके बाद पाकिस्तान में आई थिंक 5 से 6 यूनिवर्सिटियों में चला गया, फैसलाबाद यूनिवर्सिटी, सरगोदा यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी और 1-2 और यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो इस शोबे में हमें बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है और ये सिर्फ़ नहीं सोचना कि गवर्नमेंट कोई हमारा हाथ पकड़ेगी तो हम करेंगे। आप खुद चले जाएँ, प्राइवेट इतने इंस्टीट्यूट हैं, किसी में एडमिशन लें, अपने आप पे पैसा खर्च करें और आप देखेंगे कि उसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा क्योंकि अभी जो सी-पैक है वो 26 बिलियन की इन्वेस्टमेंट गई है पाकिस्तान में। वो पहला जी, फ़ेज़ वो था जो सिर्फ़ इंफ्रास्ट्रक्चर का था कि आपने रोडें बिछानी थी और कहीं पे रोडें ख़राब थी उसकी मरम्मत करनी थी। जबकि बिजली का हमें बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग का मसला था तो बिजली के कारखाने लगे जिसके लिए बहुत ज़्यादा टेक्निकल स्टाफ़ की इतनी ज़रूरत नहीं होती। अब जो सेकंड फ़ेज़ है सी-पैक का वो है रीलोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री की रीलोकेशन में आपको स्किल लेबर की ज़रूरत है। वहाँ रोज़गार के जो मौक़े हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा और बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। लेकिन आपके पास स्किल नहीं होगी तो आपको ऑफ़ कोर्स वो नौकरी नहीं मिलेगी और अगर मिलेगी भी तो आप सीखते हुए टाइम लगाएँगे, वो सैलरी पैकेज नहीं होगा। तो अभी से खुद सीखें तो आपके लिए स्काई इज़ द लिमिट। बहुत ज़्यादा दरवाज़े खुले हुए हैं, तो चाइना ने भी यही किया। चाइना ने शुरू में ये नहीं कहा कि आप जनाब डॉक्टर ही बने, इंजीनियर ही बने, उन्होंने वोकेशनल ट्रेनिंग की तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो दी। इस फोरम में भी ऐसे ही हुआ, चाइनीज़ कंपनी जो आई हुई थी, उन्होंने ये कहा कि हम जब पाकिस्तान में जाते हैं तो हमें स्किल्ड लेबर मिलती ही नहीं है। अब आप हमें बताएँ कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म कि जिससे हम वो लेबर जो है वो लें। लेबर चूँकि है ही स्किल नहीं, उसकी बहुत ज़्यादा कमी है, वो होगी तो वो उन्हें मिलेगी ना। तो इस पर काम करने की ज़रूरत है। इसी तरह जब सी-पैक अगर मुकम्मल स्टार्ट हो जाएगा, तो इवन कि उन्हें जो ड्राइवर भी चाहिए होंगे जो गवादर से चलेंगे और
اور مچھی تک آئیں گے، کاشکر تک آئیں گے، تو انہیں لینگویج کی ضرورت ہوگی جب وہ بارڈر کراس کریں گے۔ جب لینگویج نہیں آئے گی تو وہ اس طرح افیکٹو نہیں ہو سکتے یا اس طرح وہ ارننگ نہیں کر سکتے جس طرح ایک اسکل جو پرسن ہے وہ کر سکتا ہے۔ اس فورم کی ایک اور اہم بات کہ انہوں نے چائنیز جو کاروباری ادارے ہیں، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے پاکستانی جو اسٹوڈنٹس تھے ان کو انٹرنشپ دینا شروع کر دی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ ہمارے اداروں میں اسٹڈی تو حاصل کر رہے ہیں، آپ پریکٹیکلی کام بھی کریں ہمارے ساتھ، اور اس کام کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ اپنی تعلیم مکمل کریں گے تو ہم آپ کو چائنا میں ہی جاب دے دیں گے اگر آپ یہاں رہنا چاہیں، اور اگر آپ یہاں نہ رہنا چاہیں تو ہم آپ کو آپ کے ملک میں جو چائنیز ادارے ہیں، جو ہماری کمپنیز کام کر رہی ہیں، ان میں آپ کو ملازمت کے مواقع فراہم کریں گے۔ تو کیونکہ آپ نے لینگویج سیکھی ہوگی، آپ نے کلچر سیکھا ہوگا، آپ کو ماحول کا پتہ ہوگا کہ کام کرنے کا کیا ادھر انداز ہے، تو یہ ایک ون ون سچویشن ہے، اور اس سے میرے خیال میں نہ صرف پاکستان کا فائدہ ہوگا بلکہ چین کا بھی ہوگا، اور ان کے لیے آسانی ہوگی کہ جو وہاں پر کام کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ پاکستان دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے۔ آف جی، کورس اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور چائنا کا ہمسایہ ہے، تو ٹریڈ جو ہے وہ ہر سال انکریز ہوگی، اور آپ دیکھیں گے کہ جو اکنامک جو اکانومسٹ ہیں وہ یوزلی یہی کہتے ہیں کہ ہر سال تقریباً $5 بلین کا اضافہ ہوگا۔ تو اس سال جو پچھلے سال تھی وہ $20 بلین کی ٹریڈ تھی، اور اگلے سال ایکسپیکٹ یہی کیا جا رہا ہے 2024 میں یہ 25 بلین، اور پھر اگلے سال 30 بلین۔ تو یہ بہت بڑا اضافہ ہے۔ میرے خیال میں ہمیں فوکسڈ ہونا چاہیے کہ ہمیں ایک شعبہ چننا چاہیے اور ایک اسکل آنی چاہیے، آپ جو بھی شعبہ چنیں اس کے علاوہ۔ صحیح ڈاکٹر صاحب، بہت اچھا آپ نے آخر میں پیغام دیا کہ اگر ہم 2030 چونکہ سی پیک کے منصوبہ جات کی تکمیل کی ایک جسے کہتے ہیں ابتدائی تاریخ بھی ہے، اور اگر ہمیں سی پیک کے صحیح معنوں میں استفادہ کرنا ہے تو پھر ہمیں اپنے جو افرادی وسائل ہیں ان پر توجہ دینا ہوگی۔ اسی پیغام کے ساتھ ورلڈ ویو کے ساتھ شاہد افراز خان کو آئندہ ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے۔ آئندہ ہفتے ڈاکٹر ظفر حسین صاحب کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔